लास्ट पार्ट में हमने देखा था, रोरो कहती है, फादर फाइनली आपकी बेटी ने आपका बदला पूरा कर दिया है। चैंगफेंग जोर से चिल्लाता है, जल्दी से सब लोग एम्परर को प्रोटेक्ट करो। पर कोई भी आग नहीं लगी थी। रोरो जोर जोर से रोते हुए कहने लगती है, अभी तक कोई आग क्यों नहीं लगी है। वो जू गेमिंग का नाम जोर जोर से चिल्लाती है, जिसे उसने आग लगाने का ऑर्डर दिया था, पर जू गेमिंग को किसी ने आग लगाने से मना कर दिया था। रोरो अब रोने लगती है। उसकी ये हालत देखकर एम्प्रेस उसके पास आकर कहती है, माय डियर, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, पर हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं। जल्दी से अपने किए हुए काम के लिए सरेंडर कर दो। तुमने अभी कोई एक्चुअल क्राइम नहीं किया है, तो तुम्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। पर रूरू तलवार निकालते हुए कहती है, कभी नहीं। जब तक मैं अपने पिता की मौत का बदला न ले लूँ, मुझे चैन नहीं आएगा। उसके बाद मैं सरेंडर करूँगी। एम्प्रेस को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है। एम्प्रेस कहती है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। रूरू घायल हो जाती है और कहने लगती है, फादर मैं फाइनली आपके पास आ रही हूँ। पर तभी साओमैंग अचानक से बीच में आ जाता है और रूरू को बचा लेता है। साओमैंग उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कभी हर्ट नहीं कर सकेगा। रूरू उसे गले लगाते हुए रोने लगती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो साओमैंग, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। साओमैंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और चाहे आज मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। साओमैंग फिर से एम्परर और चैंगफेंग से लड़ाई करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ आग लग जाती है और जू गेमिंग अपना हॉर्स लेकर आता है। जू गेमिंग मार्कीज मैन से कहता है, मार्कीज मैन जल्दी से घोड़े पर बैठ जाइए। मार्कीज मैन यानी कि साओमैंग अपने साथ साथ रोरो को भी ले जाता है। एम्परर अपने लोगों को ऑर्डर देता है, जल्दी से उन लोगों को फॉलो करो, वो लोग बचकर नहीं भागने चाहिए। साओमैंग रोरो को माउंटेन टॉप पर ले आता है और दोनों वहीं छुपे हुए बैठे हुए थे। जू गेमिंग उन्हें आकर कहता है, इस वक्त हम माउंटेन टॉप पर हैं, वो लोग यहाँ तक हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ थोड़ा आराम करना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। रोरो गुस्से में जू गेमिंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज कहीं के। मेरी आवाज़ पर तुमने आग क्यों नहीं लगाई थी। तभी साओमैंग कहता है, रोरो मैंने उसे ऑर्डर दिया था आग ना लगाने के लिए। शायद अब ये समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। तुम्हारे फादर की मौत चैंगफेंग की वजह से नहीं हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ था, क्योंकि मुझे तुम्हारे फादर से डर लगता था। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। रोरो, तुम्हारे फादर की मौत में मेरा हाथ है। रोरो रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एम्परर और चैंगफेंग को खबर मिलती है कि साओमैंग और रोरो टॉप माउंटेन पर फंसे हुए हैं। चैंगफेंग एम्परर से पूछता है, क्या हमें हमारे सैनिकों को उनके पीछे भेजना चाहिए। एम्परर कहता है, नहीं, रात के वक्त उन्हें वहीं रहने दो। चैंगफेंग अब एम्परर से कहता है, योर हाइनेस, क्या आपने रोरो को असली रीज़न नहीं बताया कि उसके फादर की डेथ क्यों हुई थी। एम्परर कहता है, अगर मैं उसे सारा सच बताता भी तो भी वो मेरा विश्वास नहीं करती। उस वक्त रोरो के फादर ने साओमैंग की आर्मी को जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट किया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई। अगर मैं रोरो को सच बताता भी तब भी वो मेरा विश्वास नहीं करती। उस वक्त हर कोई राजा बनना चाहता था, चाहे वो साओमैंग हो, वैन लियांग हो या फिर रोरो के फादर ही क्यों ना हो, पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि इन द एंड मैं राजा बन जाऊंगा। साओमैंग रोरो के हाथ में अब चाकू देते हुए कहता है, मुझे अभी की अभी जान से मार दो, फिर तुम अपने फादर की मौत का बदला ले पाओगी। रोरो उससे कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम पागल हो गए हो क्या। साओमैंग कहता है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। जब रोरो नहीं कर पाती तो साओमैंग खुद उसका हाथ पकड़कर खुद को चाकू मार लेता है। रोरो रोने लगती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया साओमैंग। साओमैंग उससे कहता है, जब एम्परर ली ज़िफ़ान को खबर मिलेगी कि तुमने मुझे जान से मारा है तो वो तुम्हें जाने देगा, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब तुम आज़ाद हो रोरो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। मैं यही देखकर सेटिस्फाइड हूँ कि तुम सरवाइव कर पाओगी। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जिससे साओमैंग ने सच्चा प्यार किया था। ऐसा कहकर साओमैंग अपना दम तोड़ देता है। रोरो उससे कहने लगती है, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। तभी जू गेमिंग कहता है, माय लॉर्ड ऑलरेडी अपना दम तोड़ चुके हैं। रोरो जू गेमिंग और बाकी सबके साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार करने में लग जाती है, पर उसे साओमैंग की जलती हुई आग को देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो मन में सोच रही थी, बस अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए मैंने उस इंसान को जान से मार डाला जो इकलौता इस दुनिया में मुझसे प्यार करता था। वो आग में छलांग लगा देती है और साओमैंग के साथ वो भी जल जाती है।
दूसरी तरफ एम्परर काफ़ी ठंड में खड़ा था। चैंगफेंग उसके लिए कोट लेकर आता है। तभी उन दोनों को खबर मिलती है कि साओमेंग अपनी इंजरीज की वजह से मारा जा चुका है और रोरो भी उसकी आग में कूदकर जल गई है। एम्परर कहता है अभी के अभी सबसे कहो कि मेरा ऑर्डर है, सब अभी वापस कैपिटल लौटेंगे। कैपिटल वापस आने के बाद चैंगफेंग को अभी भी डर था कि वो लोग खतरे से बाहर नहीं हैं और उन पर अभी भी हमला हो सकता है। वो अपनी ल्यूज आर्मी के एक आदमी को बुलवाता है और उससे पहले से ही सेना तैयार रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अब वो इम्पीरियल सेंसर था जो ली ज़िफ़ान पर हमला करने के बारे में सोच रहा था। वो प्लान बनाता है जैसे ही ली ज़िफ़ान सबके साथ यू सिटी में एंटर करेगा, उसकी मौत मेरे हाथ में होगी। अब ली ज़िफ़ान को एम्परर की पोजीशन छोड़नी ही होगी। ली ज़िफ़ान, इस बार वो मैं लेकर ही रहूँगा जो मेरा है। अगले दिन जब वो लोग यू सिटी के लिए निकल रहे थे, चैंगफेंग को पहले से आइडिया हो गया था कि शायद उन पर हमला होने वाला है, तो वो अपने सैनिकों से कह देता है हम यही कैंप लगाकर रहने वाले हैं। टेंगझाओ उससे कहता है तुम ऐसी जगह पर कैंप लगाने के बारे में क्यों सोच रहे हो। चैंगफेंग उसे रीज़न नहीं बताता, बस उससे इतना कह देता है यहाँ कैंप लगाने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छी जगह तो है। चैंगफेंग मन में सोच रहा था हम यू सिटी में एंटर नहीं कर सकते, अगर सैनिकों का हमला हो गया, इस वक्त हमारे पास सेना बहुत कम है, फिर हम एम्परर की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाएंगे। इम्पीरियल सेंसर को खबर मिल जाती है कि चैंगफेंग वहीं कैंप लगाकर सैनिकों के साथ रह रहा है और ली ज़िफ़ान भी उन्हीं के साथ है। इम्पीरियल सेंसर कहता है आखिरकार वो लोग यहाँ से 30 मील दूरी पर कैंप लगाकर क्यों रह रहे हैं। तभी इम्पीरियल सेंसर को खबर मिलती है कि कोई अनजाना आदमी उनकी टेरिटरी में देखा गया है जो उनकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। ये अनजान आदमी वही था जिसे चैंगफेंग ने भेजा था। इम्पीरियल सेंसर कहता है अगर ली ज़िफ़ान अपनी सेना को लेकर यू सिटी में नहीं आएगा तो हमें अपनी सेना ले जाकर वहाँ पहुँचना होगा। ली ज़िफ़ान को मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। चैंगफेंग रात के समय एम्परर के पास जाकर कहता है क्या आप अभी भी रोरो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं। ली ज़िफ़ान कहता है एम्परर्स उतने अच्छे भी नहीं होते ना जितने लोग समझते हैं। तो चैंगफेंग कहता है कभी कभी एम्परर्स को भी अपने सिटीज़न के भले के लिए ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं। तभी उनका एक गार्ड आकर कहता है योर हाइनेस, कोई अननोन फोर्सेस हमारी तरफ आ रही हैं, हम पर हमला करने वाली हैं। चैंगफेंग कहता है एम्परर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अभी के अभी हमारे सारे सैनिकों से 5 मील पीछे जाने के लिए कह दीजिए। इस वक्त हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम हमला कर सकें। एम्परर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा चैंगफेंग कहता है। वो अपने सैनिकों को 5 मील दूरी जाने पर कह देता है। पर इम्पीरियल सेंसर अपनी पूरी सेना के साथ तैयार था। ली ज़िफ़ान चैंगफेंग से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार अब ये कौन है जो हम पर हमला करने वाला है। चैंगफेंग कहता है मैं ऑलरेडी अपने एक आदमी को इस बात का पता लगाने के लिए भेज चुका हूँ, पर मुझे अभी तक नहीं पता चला है। इम्पीरियल सेंसर की सेना उनकी तरफ पहुँच जाती है और उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। काफ़ी सारे तीर एम्परर के घोड़े के टांगों में लगे थे जिससे वो घोड़ा अब चल नहीं सकता था। चैंगफेंग जैसे ही उसकी तरफ जाता है, ली ज़िफ़ान देखता है कि चैंगफेंग की तरफ एक तीर आ रहा था। ली ज़िफ़ान बीच में आ जाता है और वो तीर जाकर उसे लग जाता है। चैंगफेंग तुरंत ली ज़िफ़ान को अपना हाथ देता है और उसे अपने घोड़े पर बिठा लेता है। चैंगफेंग अपने सैनिकों से कहता है एम्परर को प्रोटेक्ट करो। ली ज़िफ़ान अपनी पूरी कोशिश करता है पर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। चैंगफेंग कहता है आपको हिम्मत रखनी होगी, आपको कुछ नहीं होगा। तभी ली ज़िफ़ान कहता है इस तीर में जहर है। ली ज़िफ़ान कहता है मेरे पास बस इतना ही समय था, अब मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ। चैंगफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो तेज़ तेज़ घोड़ा दौड़ाने लगता है। वो ली ज़िफ़ान को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ था। डॉक्टर्स ली ज़िफ़ान को ट्रीट करने के बाद कहते हैं जहर काफ़ी हद तक निकल चुका है, पर अभी भी कुछ औषधियाँ हैं जो मुझे एम्परर को अभी की अभी देनी होंगी, पर वो दवाइयाँ मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं और अगर वो अभी नहीं लाई गई तो एम्परर की जान को खतरा हो सकता है। तभी ली ज़िफ़ान कहता है तुम सब लोग जा सकते हो, मुझे प्राइम मिनिस्टर से अकेले में कुछ बातें डिस्कस करनी हैं। सब लोगों के जाने के बाद ली ज़िफ़ान चैंगफेंग से कहता है मुझे ऑलरेडी पता था कि तुमने ल्यूज़ आर्मी का एक सैनिक उस जगह भेजा है। ल्यू चैंगफेंग, कब तक अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाओगे। ये सुनने के बाद चैंगफेंग एकदम शॉक्ड रह जाता है। एम्परर पहले से ही ल्यू चैंगफेंग को जानता था। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल्सो गाइज, मैं सोच रही थी इस मंगा के साथ एक नया मंगा भी शुरू करूं क्योंकि इस मंगा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए मैं एक न्यू मंगा शुरू करने का सोच रही थी। आप लोग मुझे बताना
क्या मैं न्यू मंगा शुरू करूं? ऑल्सो गाइज हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।